वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2011 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है द कॉलर। एक औरत अपने अब्यूसिव पति को डिवोर्स करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने एक अपार्टमेंट में रहने आ जाती है, लेकिन अपने नए फ्लैट में जाने के बाद 21st सेंचुरी में जी रही इस औरत को दोस्तों पता है क्या, 1979 से एक औरत लगातार कॉल करती है। बस बहुत है इतना इंट्रो, आगे देखना क्या होता है इस खतरनाक मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन मैरी को दिखाते हैं जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है दोस्तों। वो एक नए अपार्टमेंट में रहने जाती। वहाँ जॉर्ज नाम का एक गार्डनर होता है जो मैरी को अपना परिचय देता है और सामान वगैरह अरेंज करने में मैरी की काफी मदद भी करता है। हाँ, ये अपार्टमेंट काफी पुराना है वैसे आपको बता दूं, और इसी वजह से मैरी के फ्लैट में एक पुराना डायल फोन भी है। मैरी को वो बहुत ही पसंद आ जाता है और इसीलिए वो उसे अपने फ्लैट से नहीं हटाती। उस फोन पर एक कॉल आता है जिसे मैरी अटेंड करती है। एक औरत कॉल करके पूछती है बॉबी घर पे है क्या। मैरी कहती नहीं, मैं इस फ्लैट में नई आई हूँ, शायद बॉबी यहाँ पहले रहता होगा, मैं अभी आई हूँ और मैं नहीं जानती बॉबी को, साफ कह दूं तो। कॉल हो जाता है कट। फिर मैरी अपने स्ट्रेस के लिए कोई टैबलेट लेती है और तभी डोर बेल बजता है। उसका एक्स हस्बैंड जिसका नाम है स्टीवन वो आया होता है दोस्तों। मैरी को उससे काफी डर लगता है। वो वैसे मैरी को कुछ नहीं करता, बस उसे इनकी वेडिंग फोटो देखकर चला जाता है। मैरी भी अपनी फ्रेंड को बताती है कि स्टीवन आया था। फ्रेंड कहती है अबे तुम उससे डरा मत करो, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, एक नई शुरुआत करो और उसको दिखा दो कि तुम उसके बिना भी जी सकती हो। अगले दिन उस पुराने फोन पर फिर एक कॉल आता है और इस बार भी उसी औरत की आवाज आती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, अगर बॉबी आए तो उसे कह देना रोज ने तुम्हारे लिए कॉल किया था। मैरी कहती है देखो रोज, मैं फिर कह देती हूँ बॉबी यहाँ नहीं रहता, पर रोज कहती है मैंने कल ही बॉबी को उसके घर की खिड़की के पास देखा था, वो भी खड़ा हो रखा था। मैरी पूछती है एक बात बताओ, तुम बॉबी का एड्रेस बताओ, शायद तुमने गलत नंबर पे कॉल कर लिया है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि रोज तो मैरी के फ्लैट का ही एड्रेस बताती है। अब मैरी को लगता है कि ये स्टीवन की कोई चाल होगी उसे परेशान करने के लिए। वो रोज से कह देती है अगर बॉबी नाम का कोई मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं बता दूंगी कि रोज ने कॉल किया था, बस प्लीज अब मुझे परेशान मत करो। कहकर मैरी कॉल काट देती है। और मैरी की बात करूं तो इवनिंग कॉलेज में वो फ्रेंच सीख रही है, जहां उसे जॉन नाम का एक प्रोफेसर फ्रेंच सिखाता है। और ये जॉन है ना, इसे मैरी बहुत ही पसंद है और मैरी भी उससे काफी फ्रेंडली बातें करती है। तो क्लास के बाद मैरी घर लौट रही होती है और अचानक उसको लगता है कि स्टीवन उसके कान में कुछ कह रहा है और एक मेमोरी भी फ्लैश की तरह दिखती है। घर आने के बाद फिर वो फोन रिंग होता है अगेन दोस्तों, और इस बार भी रोज ने कॉल किया होता है। वो कहती है कि बॉबी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम जल्दी से जल्दी उसका घर छोड़कर चले जाओ। अब मैरी को बड़ा गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाती है। कहती है कि मामूली तौर पर तो मुझे पागलों से बात करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ आज मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बख्श दो। तो रोज रोने लग जाती है कि बॉबी ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मुझे धोखा दिया है। दोस्तों यहाँ मैरी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसको दिलासा देती है कि ठीक है शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लगता है इस फोन लाइन में कोई प्रॉब्लम है इसीलिए गलत नंबर लग रहा है, अगली बार एक काम करना, नंबर चेक करके डायल करना। रोज पूछती है तुम्हारा नाम क्या है वैसे। मैरी को तो और चिढ़न होती है क्योंकि उसको लगा था कि बस अब रोज बात को खत्म कर देगी, लेकिन नहीं, वो कॉल काटने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर में मैरी गुस्से में अपना नाम बता ही देती है। रोज कहती है कि बॉबी वियतनाम वॉर में था और वॉर से लौटने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया था। अब दोस्तों वियतनाम वॉर का नाम सुनकर मैरी पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है रोज। रोज कहती है मैं तो 41 साल की हूँ, 41। मैरी कहती है पर वियतनाम वॉर को खत्म हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं, तब तो तुम छोटी बच्ची रही होगी, फिर बॉबी ने तुमसे प्रपोज कैसे। अब इस पर रोज चिल्लाती कह रहे अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, और वो भी कॉल काट देती है। मैरी भी अपना दिमाग फ्रेश करके घर के पास ग्रास वगैरह को निकाल रही होती है। जॉर्ज पूछता है ये सब क्यों कर रही है आप। मैरी कहती क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। इतने में फिर फोन बजता है दोस्तों और मैरी तुरंत जाकर बात करती है। रोज पूछती प्लीज मुझे एक बात बताओ, आज तारीख क्या है। मैरी कहती है यार तुम ना मेरा सर खाना बंद कर दो, तारीख जाननी है तो कैलेंडर देख लो। रोज कहती है कि आज 4 सितंबर 1979 है और इस बात को मैं साबित कर सकती हूँ। तुम्हारे किचन की पेंट्री में मैं एक रोज ड्रॉ करने वाली हूँ, तुम जाकर चेक कर लेना, वहाँ पे एक रोज बना होगा। मैरी तो ये कहकर कॉल काट देती है कि ठीक है मैं बाद में देखूंगी। उसके बाद मैरी किचन पेंट्री में जाकर देखती है लेकिन वहाँ कोई ड्राइंग नहीं होती, और अगले दिन वो फिर जाकर देखती है और इस बार वॉलपेपर को निकालती है तो वहाँ रोज बना होता है। तो फिर रोज कॉल करके कहती है कि तुमने रोज देखा। मैरी पूछती है सच बताओ तुम कौन हो और तुम्हें किसने बताया कि पेंट्री में रोज की ड्राइंग है। रोज कहती है वो तो कल रात ही मैंने ड्रॉ किया था। पर दोस्तों मैरी उसका यकीन नहीं करती। रोज कहती देखो मैं जानती हूँ कि तुम फ्यूचर से बात कर रही हो और शायद तुम नहीं जानती कि हमारे बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना बिना वजह मैं 1979 से
फ्यूचर में तुम्हें कैसे कॉल कर पाती। देखो मेरे सर में दर्द है, कहकर फोन रख देती है मैरी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। अगले दिन मैरी जॉर्ज से पूछती है, एक बात बताओ, मेरे आने से पहले इस घर में कौन रहता था और उन लोगों ने ये घर क्यों छोड़ा। जॉर्ज कहता है, इससे पहले तो यहाँ मिस्टर ट्रेवर्स रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी यहाँ पे और वो ये घर खाली करके चले गए। और उनसे पहले कौन रहता था। जॉर्ज कहता है कि मुझे तो ये भी याद नहीं है सुबह नाश्ते में क्या खाया, और आप पूछ रही हैं कि पहले कौन रहता था, पहले कौन रहता था। तभी दोस्तों घर की सफाई करते करते मैरी को 1977 की एक फोटो मिलती है जिसमें एक कपल होते हैं। मैरी को लगता है कि शायद यही रोज और बॉबी हैं। कुछ देर के बाद रोज फिर कॉल करके कहती है कि मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ, प्लीज थोड़ी देर मुझसे बात करोगी क्या। मैरी मान जाती है। तो रोज पूछती है, क्या तुम मानती हो कि हम इंसान किसी न किसी कारण से ही एक दूसरे से बातें करते हैं और मिलते हैं। मैरी कहती है, हाँ हो सकता है। फिर रोज पूछती है कि तुम्हारी आवाज में इतनी निराशा क्यों है, क्या तुम्हें किसी आदमी ने धोखा दिया है। पर मैरी उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। दोस्तों रोज कहती है, इस प्रॉब्लम में तुम अकेली नहीं हो, बॉबी भी मुझे इतने सालों से चीट करता रहा। तो मैरी कहती है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती, उसके साथ क्यों रहती हो। रोज कहती है, बॉबी हमेशा कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बस इसीलिए, पर वो धोखा भी दे रहा है मुझे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। मैरी कहती है, देखो तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ आ रही है, लेकिन तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। और मैं अपना बताऊं तो जब मुझे पता चला कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा है तो मैं तो उसको जान से मार डालना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नई जिंदगी की शुरुआत करनी है तो अच्छे से करें, किसी को मार डालने से क्या ही होगा। दोस्तों यहाँ इनकी कॉल कट होती है। अब इसी कॉल के बारे में सोचते हुए मैरी अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। तो जब वो किचन में जाती है ना, तो पता चलता है कि पेंट्री का कमरा ही गायब है। लगता है अचानक किसी ने वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी है। तो मैरी उस दीवार को तोड़कर देखती है और घबरा कर किचन से बाहर निकल आती है। तब रोज का कॉल आता है और वो कहती है, कल मैंने बॉबी को तुम्हारे और मेरे बारे में बताया था, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया, ऐसा लगा कि मैं इसके साथ जी ही क्यों रही हूँ, इसलिए मैंने वही किया जो तुमने कहा। मैरी चौंक कर पूछती है, मैंने क्या कहा था। रोज कहती कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। और मैरी शॉक कि मैंने कब कहा था कत्ल करने को। रोज बताती है, मैंने कल रात उसका कत्ल किया और रातों रात एक दीवार बनाकर उसके अंदर बॉबी की लाश को छुपा दिया। मैं बॉबी के साथ इस अपार्टमेंट में रहने के सपने देखती थी, लेकिन अब सिर्फ मैं इस अपार्टमेंट में रह पाऊंगी, मेरे साथ बॉबी नहीं होगा। दोस्तों मैरी तो डर के मारे कॉल कट कर देती कि ये पागल औरत है क्या, मैंने कब कहा कत्ल करने को और क्या बहकी बहकी बातें कर रही है। तो वो सीधे टेलीफोन केबल भी निकाल देती है ताकि रोज का कॉल आए ही ना। फिर वो किचन के पेंट्री डोर को भी सील कर देती है। एंड उस रात जब मैरी फ्रेंच के बाद अपनी कार के पास आती है तो उसको लगता है जैसे उसकी कार में कोई बैठा हुआ है। वो घबरा जाती है वैसे और तुरंत जॉन को बुला लाती है। जॉन कार के अंदर देखता है, लेकिन वहाँ बस किसी का पोस्टर होता है। वो मैरी को एक इटालियन रेस्टोरेंट लेके जाता है जिसे उसके पेरेंट्स चलाते हैं। मैरी उसके पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है और हंसी मजाक करते हुए उसका दिल हल्का हो जाता है। फिर जॉन मैरी को घर छोड़ कर आता है। अब मैरी अंदर आती है तो वहाँ स्टीवन खड़ा होता है। वो पूछता है, ये जैकेट बढ़िया है वैसे, किसका है ये। इतने में जॉन अपने जैकेट को लेने आ जाता है। अब घर में स्टीवन को देखकर वो कहता है, ओह सॉरी, शायद मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तुम लोग बिजी थे क्या। मैरी कहते नहीं। और इस पर स्टीवन की इंसल्ट हो जाती है और वो गुस्से में चला जाता है वहाँ से। फिर जॉन मैरी को अपना नंबर देता है और कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करने में जरा भी संकोच मत करना, तुरंत कर देना। फिर मैरी फोन का केबल कनेक्ट करके एसी मैकेनिक को कॉल करती है क्योंकि एसी खराब हो गया था। उसके बाद मैरी फिर केबल को डिस्कनेक्ट करने वाली होती है कि तभी फिर एक कॉल आता है। दरअसल मैरी की माँ ने कॉल किया था। अगले दिन मैरी कहीं बाहर जाती है और जब वो घर लौटती है तो जॉर्ज और जॉन को साथ देखकर वो जॉन से कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जॉन कहता है, मैं तो बस तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आ गया था, सब खैरियत तो है ना। मैरी भी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जॉर्ज उसे बताता है कि जॉन ने मेरा लॉन मूवर भी ठीक कर दिया, अब सब काम हो जाएगा। जॉन के जाने के बाद मैरी घर आती है और तब रोज फिर कॉल करके कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो, लेकिन एक बात बताऊं, आज मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को चर्च के सामने अपनी फोटो खिंचवाते देखा था। और हाँ, आइंदा से मेरा कॉल हमेशा उठाना, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे जरूरी है। कहकर वो कॉल काट देती है। दोस्तों मैरी की तो डर के मारे हालत खराब कि ये औरत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। फिर मैरी अपने बचपन की एक एल्बम निकाल कर देखती है। एक फोटो होती है, उसमें मैरी अपनी माँ के साथ चर्च के आगे खड़ी होती है और हर फोटो में कुछ दूर पर एक औरत खड़ी नजर आती है। अब मैरी जॉर्ज से पूछती है कि 1979 में वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल कौन जीता था। वो सही जवाब देता है और ये भी बताता है कि विनिंग टीम ने कितने मैचेस जीते थे। मैरी कहती है, तुम्हारी मेमोरी तो लाजवाब है वैसे, अगर तुम्हें इतना कुछ याद है तो ये भी याद होगा
कि उसी 1979 में मेरे फ्लैट में कौन रहता था। हाँ, जॉर्ज कहता है उस वक्त यहाँ बॉबी नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम रोज था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। आधी आधी रात को ना रोज आकर दरवाजा पीटती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक बॉबी गायब हो गया। उसके बाद रोज उसके इस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। बस मैरी पूछती है अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन फिर उस रोज का क्या हुआ। जॉर्ज बताता है वो तो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझसे तो उसकी बस 1-2 बार ही बात हुई होगी। वो ज्यादातर दुखी रहती थी, पता नहीं क्यों। तो एक दिन फ्लैट के टेलीफोन केबल से उसने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। दोस्तों ये तो खतरनाक सीन हो गया। मैरी रोज के बारे में कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि रोज मर चुकी थी। मैरी बड़ी सोच में होती है कि क्या करूं क्या ना करूं। वो उस फ्लैट में हो रही सारी बातें जॉन को शेयर कर देती है। अब जॉन जो एक प्रोफेसर है वो उसकी बात पर कुछ हद तक यकीन तो करता है और वो उसको टाइम जंप थियरी के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि जहां तक मेरी समझ में आया तुम कुछ हफ्तों से रोज नाम की इस औरत के साथ फोन पे बात कर रही हो, राइट? और अचानक एक दिन तुम्हारे किचन पेंट्री में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई जिसके पीछे एक लाश है। लेकिन तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि रोज ने रिसेंटली उस लाश को वहां नहीं रखा है, बल्कि उसने 1979 में बॉबी का कत्ल करके उसके बाद उसकी लाश को उस जगह पे रखकर वो दीवार बना दी थी। मैरी कहती पर अगर रोज ने 1979 में दीवार बनाई थी तो जब मैं अपार्टमेंट में आई तब मुझे वो दीवार क्यों नहीं दिखी? बाद में अचानक वो दीवार वहां कैसे आ गई? फिर जॉन एक ड्राइंग के जरिए उसको समझाता है कि देखो ये टाइम है ना, ये नदी की तरह बहता है। इस बहाव में अगर कोई बदलाव आ जाए, मतलब टाइम के बदलाव को बदलने जैसी कोई घटना हो जाए, तो टाइम उस पॉइंट से किसी दूसरी दिशा में बहने लग जाता है। और अगर ऐसी कोई घटना नहीं होती है तो टाइम उस दिशा में ना बहकर कोई अलग ही दिशा ले लेता है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम रोज के मसले में अप्लाई करें तो 2 पॉसिबिलिटीज सामने आती है। या तो बॉबी रोज को छोड़कर चला गया और उस फ्रस्ट्रेशन में रोज ने फांसी लगाकर जान ले ली अपनी, पर असल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले ही टाइम जंप के जरिए रोज को तुम्हारी दोस्ती मिली। इसलिए रोज अब बॉबी को फेस करने की हिम्मत रखती है। बॉबी ने उसको जो धोखा दिया उसका बदला लेने के लिए वो बॉबी का कत्ल करके उसे तुम्हारे अपार्टमेंट की पेंट्री में रखकर उसके आगे एक दीवार बना देती है। और रही बात पहले दीवार के ना होने की या ना दिखने की और बाद में अचानक दिखने की या बनने की, तो उस बारे में अगर कोई जानती है तो वो तुम हो या फिर रोज, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही टाइम का बहाव बदला है। फिर मैरी को रोज का कॉल आता है दोस्तों अगेन। वो पूछती कि तुम्हारे साथ जो लड़का था उसका नाम क्या है? मैरी कहती उसका नाम जॉन है। और रोज वैसे मैं बता दूं कि मैंने कल तुमको देखा था। रोज कहती तुमने मुझे कहाँ देखा? मैरी कहती मैंने आपको एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा था और आप मेंटली बहुत ही डिप्रेस्ड थी। रोज कहती नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, मैरी कहती मैं सब जानती हूँ। क्या आपको पता है कि आपके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है? जिस औरत से आप कभी मिली ही नहीं उसे रोज कॉल करके आप टॉर्चर कर रही हैं। इसका एहसास भी है आपको क्या? और तो और बॉबी न जाने कितनी ही बार आपसे छुटकारा पाने की कोशिश कर चुका है। रोज पूछती ये सब तुम्हें किसने बताया? तो मैरी कहती है मुझे किसने बताया ये जरूरी नहीं है, आपका क्या होगा ये जरूरी है। अगर आप अपनी आदत से बाज नहीं आई तो आखिर में आप पागल हो जाएंगी और किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दी जाएंगी। और अगर आप नहीं चाहती कि आपको ऐसी नौबत आए तो प्लीज ये सब आंख बंद करके छोड़ दीजिए, मत करिए ये काम। अब इस पर रोज पूछती है कि जब तुमने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में देखा तो क्या मैंने तुमसे बात की थी? मैरी कहती है ज्यादा बात तो नहीं की, लेकिन हम दोनों ने कुछ देर कार्ड्स खेला था। रोज कहती है मैंने कभी कार्ड्स खेला ही नहीं, ना मैं खेलती। मैरी कहती है वेरी गुड, ये बात सच है क्योंकि मेरे साथ भी आप बहुत ही खराब खेल रही थी। मैं बार बार जीतती रही, पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप मुझे बार बार कॉल करके टॉर्चर नहीं करेंगी तो आप मेंटली डिप्रेस्ड भी नहीं होंगी और एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगी। तब आपको मेंटल हॉस्पिटल जाने की भी नौबत नहीं आएगी। अब मर्जी आपकी है, कहकर मैरी फोन रख देती है दोस्तों। अगले दिन मैरी को फिर रोज का कॉल आता है और वो पूछती है क्या तुम आज भी मुझसे मिली थी? मैरी कहती है हाँ, मैं अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से आपसे मिलकर ही आ रही हूँ। तो रोज कहती है एक बात बताओ ना, क्या तुम्हें मेरे बर्ताव में कोई फर्क नजर आया? मैरी सीधे ना में जवाब देती है। तो रोज कहती है मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर पेड़ के पास एक चीज दफनाई है, तुम जाकर उसको देखो, कहकर वो कॉल काट देती है। अब मैरी भी वहां जाकर खोदती है तो अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा है कि जब मैंने तुमसे पूछा कि मुझ में कोई बदलाव नजर आया या नहीं तो तुमने कहा नहीं, तभी मैं समझ गई कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इतना ही नहीं दोस्तों, रोज की एक कटी हुई उंगली भी कपड़े में लपेट कर रखी होती है। अब मैरी और जॉन का दिमाग खराब हो जाता है, उनको समझ नहीं आता कि इस उंगली का क्या करे। तभी फोन रिंग होता है और इस बार जॉन फोन उठाता है। रोज पूछती है तुम कौन हो? तो जॉन अपना नाम बताता है। रोज कहती है अच्छा तो तुम ही हो मैरी के फ्रेंड। खैर मैरी को मेरा गिफ्ट मिला क्या? हाँ मिला तो वैसे। रोज कहती है उसके लिए मेरे पास एक और सरप्राइज गिफ्ट है। अच्छा कैसा गिफ्ट है रोज? तो रोज कहती है तुम उस मैरी को बता देना कि मैंने उस चुगलखोर का पता लगा लिया है। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। अब जॉन की समझ में भी नहीं आता, लेकिन मैरी समझ जाती है कि रोज पक्का जॉर्ज के बारे में बात कर रही होगी
क्योंकि रोज जान गई है कि जॉर्ज ने ही मेरे बारे में मैरी को बताया। तो मैरी घबराकर तुरंत जॉर्ज के घर जाती है, लेकिन वहाँ जॉर्ज होता नहीं बल्कि एक औरत अपने बच्चे के साथ होती है। मैरी पूछती है जॉर्ज घर पर नहीं है क्या? वो औरत कहती है कौन जॉर्ज? तो मैरी पूछती है आप इस घर में कब से रह रही हो? वो औरत कहती है जब से ये बच्चा पैदा हुआ तब से मैं यहाँ हूँ। उससे पहले यहाँ पे एक बुजुर्ग कपल रहा करते थे। मैरी जॉन से पूछती है कि इस औरत को जॉर्ज के बारे में भले ही पता ना हो, लेकिन तुम्हें तो जॉर्ज याद है ना? और तब जॉन भी कहता है जॉर्ज कौन है? यार मजाक मत करो जॉन, तुमने खुद एक बार उसका लॉन मोवर ठीक किया था, भूल गए क्या? जॉन कहता है नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। दोस्तों मैरी की हालत खराब, वो डर जाती पूरी। जॉन कहता है कि इस हालत में तुम अकेली मत रहो, आज रात मेरे घर पे रह लो। तो मैरी भी उसके घर चले जाती है। अब अगले दिन जब वो अपने घर लौट आती है तो जॉन फिर कॉल करके कहता है आज दोपहर 3 बजे मुझसे मिलोगी क्या, काम है कुछ? मैरी मान जाती है और ठीक 3 बजे जॉन से मिलने जाती है, लेकिन जॉन नहीं आता। मैरी उसे कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। मैरी सीधे जॉन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे जॉन से मिलना है। तो जॉन की माँ कहती है अगर तुम्हें मेरे बेटे से मिलना है तो तुम्हें सेंटा मार्गरेटा जाना होगा। मैरी भी वहाँ जाकर देखती है तो पता चलता है कि वहाँ जॉन की कब्र बनी हुई है। ये क्या हो गया दोस्तों? मैरी बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर एक औरत आकर पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानती थी? मैरी कहती है हाँ मैं जानती थी, लेकिन आपको पता है क्या जॉन के साथ क्या हुआ था? वो औरत कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, वो छोटा सा लड़का था जब एक दिन अचानक गायब हो गया और फिर उसका कभी पता ही नहीं चला। दोस्तों अब मैरी को लगभग सब समझ आ जाता है। वो जल्दी से अपने घर जाकर उस पेंट्री की दीवार को तोड़ने लग जाती है और तब पता चलता है कि बॉबी, जॉर्ज और जॉन, इन तीनों को रोज ने अपने वक्त में यानी 1979 में ही मार डाला था जब वो छोटे लड़के थे, और उनकी लाशों को इस दीवार के पीछे रखकर सील कर दिया था। इसी बीच मैरी को रोज का कॉल आता है और वो कहती है कि मेरे साथ एक मेहमान भी है जो तुमसे बात करना चाहती है। तभी फोन पर एक छोटी लड़की की आवाज आती है जिसे सुनकर मैरी चौंक जाती है दोस्तों, क्योंकि पता है कौन है वो? असल में वो बचपन की मैरी है। लगता है 1979 में बचपन की मैरी को रोज ने पकड़ के रखा हुआ है। उसे हम छोटी मैरी कहेंगे, ओके दोस्तों। मैरी उससे कहती है तुम जल्द से जल्द उस औरत से दूर चले जाओ बेटा। इतने में रोज फोन लेकर कहती है कि जॉर्ज और जॉन तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन दोनों को उनके बचपन में ही मार डाला ताकि ना वो बड़े होंगे और ना ही तुम्हें मुझसे अलग कर पाएंगे। तो मैरी कहती है कि प्लीज तुम उस मैरी को छोड़ दो, वो मैं ही हूँ। हाँ तो रोज कहती है मैं जानती हूँ तुम ही हो ये। अब मैं और छोटी मैरी मिलकर कुकिंग कर रही है, तेल भी गर्म हो चुका है और तुम चाहती हो कि मैं छोटी मैरी को छोड़ दूं। मैरी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही थी। तो रोज कहती है तुम्हारी आवाज को सुनकर लगता नहीं कि तुम मुझसे माफी मांग रही हो, तुम तो बस डर के मारे ये सब कह रही हो ना। अचानक मैरी चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसके पूरे शरीर में जलने के निशान नजर आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों 1979 में जो रोज है ना, वो छोटी मैरी के ऊपर गरम गरम तेल डाल रही थी। एक बार फिर रोज का कॉल आता है तो मैरी कहती है कल मेरा बर्थडे है। रोज कहती है एडवांस हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई। वैसे बर्थडे के लिए तुमने कोई प्लान बनाया है क्या, बताओ जरा। तो मैरी कहती है कि 1979 में मेरे बर्थडे पर कोई नहीं आया क्योंकि सारे बच्चे मेरे घाव देखकर डरते थे। दोस्तों आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? अभी तक मैरी पे तेल नहीं गिरा था तो उस हिसाब से उसने बर्थडे 1979 में अच्छा मनाया, लेकिन फिलहाल क्योंकि उस पे तेल गिर चुका है तो कहानी उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। और इसीलिए बड़ी मैरी कह रही है कि जब 1979 में मैं थी तो मेरे बर्थडे पर कोई नहीं आया क्योंकि तेल के निशान पड़ चुके थे। तो अब वो रोज से कहती देखो तुम मैरी को घर लेकर जाओ, वो बड़ी खुश होगी। रोज कहती चलो तुम्हारी खातिर मैं जरूर जाऊंगी, तुम अपना उस वक्त का एड्रेस बता दो बस। तो मैरी भी उसे एक एड्रेस देती है और रोज फोन रख देती है। असल में मैरी ने जो एड्रेस दिया ना दोस्तों, वहाँ 1979 में उसके बर्थडे के दिन एक बहुत बड़ी आग दुर्घटना हुई थी। अब अगर रोज वहाँ जाएगी तो वो जरूर उस दुर्घटना में मारी जाएगी। ये है मैरी का प्लान। अगले दिन मैरी चैन की सांस लेती कि रोज उस दुर्घटना में मर चुकी होगी, लेकिन तब रोज कॉल करके कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाई क्योंकि मैंने वहाँ जाने वाली बस मिस कर दी थी इसीलिए। लेकिन बाद में पता चला कि पार्टी वाली लोकेशन पर बहुत ही बड़ी आग दुर्घटना हुई थी। मैरी फिर नर्वस हो जाती है कि नहीं हो पाया काम, और वो ये भी सोचती है कहीं रोज को पता ना चल जाए कि उसका खात्मा करने के लिए मैंने उसे जानबूझकर वो एड्रेस दिया था। इतने में रोज की तरफ से छोटी मैरी हेलो करती है तो बड़ी मैरी कहती है तुम वहाँ से भाग जाओ प्लीज। रोज फिर फोन लेती है और कहती है तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की ना, जबकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैरी कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे आग लगी थी। रोज कहती है ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूँ, वैसे आज तुमसे मिलने एक मेहमान आने वाली है। ये सुनकर मैरी और घबरा जाती है और फोन रिसीवर को अलग रखकर घर का दरवाजा बंद करने जाती है। वो दरवाजा बंद तो कर देती है लेकिन तभी उस तरफ से रोज एक लकड़ी से दरवाजे का ग्लास तोड़ देती है। मैरी घबराकर अंदर की ओर भागती है और एक एक करके हर दरवाजा बंद करने जाती है। मैरी बेचारी अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू हाथ में ले लेती है और तब फोन पर छोटी मैरी की आवाज आती है,
उस तरफ कौन है? मैरी रिसीवर उठाकर छोटी मैरी से कहती, देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो, लेकिन रोज एक खतरनाक पागल औरत है, तुम कैसे भी करके वहाँ से भाग जाओ। छोटी मैरी कहती, ठीक है। इसी बीच लगता है रोज दरवाजा तोड़ने वाली है दोस्तों। ये जानकर मैरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर टेलीफोन केबल में अटक जाता है और उसका चाकू उसी के पैर में लग जाता है। जैसे तैसे उस चाकू को निकाल कर मैरी फोन को भी साथ लेकर रेंगती हुई एक कमरे में चली जाती है और छोटी मैरी से कहती है, अगर तुम्हें वहाँ एक वार्डरोब का आईना दिख रहा होगा तो जल्दी से उसको तोड़ दो। छोटी मैरी रोती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो मैरी कहती है, डरने से काम नहीं चलेगा मैरी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और यहाँ रोज दरवाजा तोड़ चुकी थी और अब उसका चेहरा नजर आता है दोस्तों। मैरी छोटी मैरी से कहती है कि अब उस टूटे हुए आईना का नुकीला टुकड़ा उस औरत पर खोप दो, उसे मार डालो। ठीक उसी वक्त रोज दरवाजे को पूरी तरह तोड़कर अंदर घुस आती है। मैरी डर के मारे चीखती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वहाँ पे रोज नहीं होती। फोन पर छोटी मैरी के रोने की आवाज आती है, क्योंकि छोटी मैरी ने 1979 में ही रोज को आईने के टुकड़े से मार डाला था, इसीलिए अब वो जिंदा नहीं है और मैरी की जान को भी खतरा नहीं है। तो मैरी छोटी मैरी से कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम घर जाओ। फिर मैरी नहाकर आती है। तब उसके घर स्टीवन आता है। मैरी कहती है कि मेरे घर से तुम ना निकल जाओ चुपचाप। स्टीवन कहता है, नहीं निकलूंगा। क्या करोगी? कहकर वो मैरी को मारता है और तब मैरी अपनी हथेली देखती है जिसमें एक पुराना निशान नजर आता है, जो कि आईने के नुकीले टुकड़े को हाथ में पकड़ने से बना था। उसे देखकर मैरी स्टीवन को देखती है और यहाँ पे होता है सीन कट। अगले सीन में मैरी ईंट पे ईंट रखकर एक दीवार बना रही होती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड कर दिया जाता है दोस्तों। रुकिए जरा, ये मूवी कई मायनों में खास है क्योंकि इसकी एंडिंग एक कन्वेंशनल एंडिंग ना होकर एक ओपन एंडिंग होने वाली है। मतलब अलग अलग लोग इस मूवी की एंडिंग को अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। इसकी एंडिंग के बारे में कई थियरीज भी हैं। कई लोग इसको महज एक टाइम ट्रेवल या टाइम जंप मूवी समझते हैं, लेकिन एक थियरी यह है जो कि ज्यादातर लोग मानते हैं इस मूवी के बारे में। वही थियरी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उस थियरी के मुताबिक मैरी नाम की एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी माँ की एक फ्रेंड थी जिसका नाम रोज था और वो मैरी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। उन बुरे दिनों की यादों से छुटकारा पाकर मैरी बड़ी होती है और स्टीवन नाम के एक आदमी से प्यार करके उससे शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद स्टीवन उसे इग्नोर करने लग जाता है और इन दोनों के बीच कई प्रॉब्लम्स आ जाती है और आखिर में दोनों डिवोर्स करते हैं और स्टीवन से दूर रहने के लिए मैरी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अनजाने में मैरी उसी अपार्टमेंट में रहने जाती है जहाँ कभी रोज रहा करती थी। अपने डिवोर्स की वजह से मैरी काफी स्ट्रेस में होती है और उसके पास्ट में रोज के हाथों उसने जो टॉर्चर सहा था वो सब उसे याद आता है। स्ट्रेस की वजह से वो ये कल्पना करने लगती है कि बचपन में जिस रोज ने उसे इतना टॉर्चर किया था वो वापस लौट आई है और वो इमेजिन करती है कि रोज उसे बार बार कॉल करके उसे परेशान कर रही है और इस इमेजिनेशन की वजह से वो बचपन में उसके साथ हुए अब्यूज को बार बार याद करने लग जाती है। असल में मैरी जिस जॉन और जॉर्ज से बातें करती थी वो भी मैरी की कल्पना ही थे। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज को ही ले लेते हैं। जब मैरी छोटी थी तो जॉर्ज शायद उस अपार्टमेंट के गार्डनर का बेटा था जो कि उस वक्त मैरी का हम उम्र था, सेम। और प्रेजेंट में जब मैरी उससे 1979 के वर्ल्ड सीरीज के बारे में पूछती है तो उसे वो याद रहता है, लेकिन जब मैरी कोई और बात पूछती है तो वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। और सोचने वाली बात ये थी कि उसे सिर्फ 1979 का वो मैच ही क्यों याद रहा। इस सवाल का जवाब यह है कि उस मैच के बाद वो कोई और मैच देखने के लिए जिंदा रहा ही नहीं, क्योंकि उसी साल रोज ने उसका कत्ल कर दिया था। यानी कि मैरी जॉर्ज को बचपन में जानती थी और इसीलिए उसने इमेजिन किया कि यहाँ जॉर्ज गार्डनर है। हालांकि वो 1979 में मारा जा चुका था और क्योंकि जॉर्ज भी रोज का विक्टिम था तो मैरी ने उसे भी अपनी कल्पना में शामिल कर लिया था। इसका एक और सबूत यह है कि मूवी में जगह जगह बच्चों के रोने की आवाज आती है। जब मैरी एक घर में जाकर जॉर्ज के बारे में पूछती है तो वहाँ पे एक औरत बैठी होती है कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद से ही हम इस घर में रह रहे हैं, उसने कहा था। मतलब ये कि मूवी में जगह जगह बच्चे के रोने की आवाज आती रही, वो उस औरत के छोटे बच्चे की आवाज थी। इससे साफ पता चलता है कि शुरू में उस बिल्डिंग में जॉर्ज था ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ मैरी का इमेजिनेशन था। और मूवी में जो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी ना, उसे हमने वीडियो में भी जगह जगह शामिल किया है ताकि आपको इस कहानी में समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह जॉन भी बचपन में मैरी का दोस्त रहा होगा जिसे मैरी बहुत ही पसंद करती थी, शायद, मतलब कंफर्म नहीं है। लेकिन जब 1979 में अचानक जॉन गायब हुआ तो मैरी को गहरा सदमा लगा और प्रेजेंट में वो इसीलिए जॉन को एक एडल्ट के रूप में इमेजिन कर रही थी क्योंकि मैरी को अपने एक्स हस्बैंड स्टीवन से बहुत ही डर लगता था। शायद उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई होगी कि अगर जॉन मिल जाता और स्टीवन की जगह मैं जॉन से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता, और इसी वजह से वो जॉन को एक छोटे लड़के के रूप में इमेजिन ना करके एक एडल्ट के रूप में इमेजिन करती रही।
क्योंकि तभी तो वो जॉन के साथ रिलेशनशिप में रह पाएगी और उसके साथ खुश रहेगी। तो दोस्तों ये टाइम ट्रेवल या टाइम जंप मूवी नहीं है। इस बात को दो चीजें प्रूव करती हैं। पहली तो ये कि रोज 1979 में अपनी उंगली काटकर उस पेड़ के पास दफनाती है और मैरी से कहती है कि तुम उस जगह को खोद कर देखो। जब मैरी खोद कर देखती है तो उसमें रोज की उंगली होती है, क्योंकि वो 1979 में दफनाई गई थी। तो 2011 तक उसको सड़ जाना चाहिए था, राइट? लेकिन वो उंगली सड़ी भी नहीं थी और एकदम फ्रेश दिख रही थी। मतलब ये भी मैरी का इमेजिनेशन ही था। दूसरा प्रूफ यह है कि क्लाइमेक्स में जब रोज मैरी का कत्ल करने आती है तो उसकी उम्र होनी चाहिए थी 73 साल के आसपास, क्योंकि 1979 में उसकी उम्र थी 41। 73 की उम्र में कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आए और कत्ल करने की कोशिश करे, ये सब मुमकिन नहीं लगता। और तो और रोज का जो रूप दिखाया गया है वो 40 साल का रूप था, ना कि 73 का। और वो इसीलिए क्योंकि वो रोज सच थी ही नहीं, मैरी की इमेजिनेशन थी और वो रोज को उसी रूप में कल्पना कर रही थी जिसे उसने बचपन में देखा था, है ना दोस्तों? और ओवरऑल इस मूवी में जो कुछ भी हुआ है वो मैरी को ये रियलाइज करवाने के लिए हुआ कि उसे स्टीवन से डरने की जरूरत नहीं है, वो स्टीवन को फेस कर सकती है। एंड में जब मैरी अपने हाथ में आईने से लगे घाव को देखती है तो उसे हिम्मत आ जाती है कि जब मैं रोज जैसी खतरनाक औरत का सामना कर सकती हूँ तो स्टीवन तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। इसीलिए एक चैन की जिंदगी पाने के लिए मैरी आखिर में स्टीवन का कत्ल कर देती है। दोस्तों यही है इस मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बाकी आप बताइए, आप तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इससे ज्यादा मूवीज देखते हैं, बताइए क्या होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।